हेलो स्टूडेंट, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आज हम करेंगे उसका मेथड फॉर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसको वीओपी मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमेशा नाम से आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये हमेशा मेंशन किया होता है इसमें कि इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है। तो इसमें दो टाइप के बनते हैं, एक होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट का, दूसरा होता है वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आज हम जो करेंगे अभी वो पहले हम करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके बाद हम लेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट का सम। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका वर्किंग रूल क्या है वो समझते हैं। वर्किंग रूल है d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। मतलब जो इक्वेशन होती है हमारी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमें उसी फॉर्म में लिखना है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। मतलब जैसे हम CFPI में करते थे, वहाँ पर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से हम CF निकालते थे, राइट हैंड साइड से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे जब हम लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कर रहे थे। तो सेम वैसे उसी टाइप का सम है ये, उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे कि राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। फिर हम जब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, जैसे ये किस टाइप का सम होगा, यहाँ पर हम कांस्टेंट कोफिशिएंट का जब सम करेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर P और Q क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे आपके, है ना। तो इसमें जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट का सम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वहाँ पर रूट से या तो हमारे इमेजनरी आएंगे या रियल आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, जो रियल इक्वल होंगे या रियल डिस्टिंक्ट होंगे। तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ जाएगा yc इक्वल टू c1 phi x प्लस c2 psi x। इस टाइप से ही फंक्शन निकलेंगे हमारे। तो यहाँ पर जो c1 c2 होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। वहाँ भी कांस्टेंट होते थे, यहाँ भी कांस्टेंट है। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या करते हैं हम कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसी से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। कहने का मतलब ये कि स्टेप 3 में, अब स्टेप 2 में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा, फिर हम स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशन फर्स्ट का वो कैसे निकलेगा कि y इक्वल टू c1 को हम a से रिप्लेस कर देंगे और c2 को b से रिप्लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो a और b हैं वो किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन बना देंगे हम, ठीक। मतलब ax एंड bx, a x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है। यहाँ पर c1 c2 क्या थे, कांस्टेंट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर अपने c1 को a से रिप्लेस कर दिया, c2 को b से। मतलब a और b हमारे किसके फंक्शन हो गए, x के फंक्शन हो गए। उसके बाद फिर हम इसे हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगर ध्यान से देखें तो क्या आएगा कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से होगा, फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a phi डैश x प्लस phi x dA ओवर dx। यहाँ पर क्या आएगा, b psi डैश x प्लस psi x dB ओवर dx। मतलब जो भी आपके टर्म्स आएंगे इसमें dA अपॉन dx और dB अपॉन dx के, तो उनको हमें क्या करना है कि यहाँ से डिफरेंशिएट करना है थर्ड को, और dA ओवर dx और dB ओवर dx वाले जो भी टर्म्स आएंगे उनको इक्वल टू 0 करना है। मतलब कहने का ये है कि dA ओवर dx, जैसे फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट किया a phi डैश x प्लस phi x dA ओवर dx, तो phi x dA ओवर dx प्लस psi x dB ओवर dx। मतलब जो dA ओवर dx और dB ओवर dx वाले टर्म्स हैं उनको इक्वल टू हम 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो dy ओवर dx हमारे पास क्या बचेगा, जो डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं है a और b, मतलब a phi डैश x प्लस b psi डैश x, यही बचेगा, a phi डैश x प्लस b psi डैश x, ठीक। ये हमारी स्टेप 4 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, मतलब d² अपॉन dx²। तो यहाँ पर जो d2y ओवर dx² होगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा, जो यहाँ से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टर्म्स आएगी जिसमें dA ओवर dx भी होगा, dB ओवर dx भी होगा, उसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम। किसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले टर्म्स को। 0 करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम इन तीनों वैल्यूज़ को, y की वैल्यू ये, dy ओवर dx ये, इन तीनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमें एक स्टेप 5 में हम आते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग इन 1। जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन और मिलेगी। वो किस टाइप की इक्वेशन होगी, phi डैश x dA ओवर dx। मतलब dA ओवर dx और dB ओवर dx में हमको एक इक्वेशन और मिल जाएगा।
डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू आर। अब यहाँ पर ए का डेरिवेटिव बी के डेरिवेटिव, ये इक्वेशन ए बी के डेरिवेटिव में और ये भी इक्वेशन ए बी के डेरिवेटिव में, मतलब इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 5 मान लिया। ठीक है, अब स्टेप 6 में आते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो हमारी डी ए ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स, डी ए ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर अब हम एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले या तो हम डी ए ओवर डी एक्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी बी ओवर डी एक्स की। वहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर डी बी ओवर डी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो यहाँ से हमको डी ए ओवर डी एक्स मिलेगा और डी ए ओवर डी एक्स फिर हम वेरिएबल सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, सॉल्विंग, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ए और बी की वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग 4 and 5 we get complete solution। अब हम इस पर सम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एन एक्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमको करना है सब, लेकिन इसमें क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है या वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट का सम है। तो यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब एन स्क्वायर। तो हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट के सम को कैसे करना है कि पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड से सी एफ निकालना है और राइट हैंड साइड में तो एक्स का फंक्शन होता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पुट डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक एन एक्स। ठीक, ये इक्वेशन हमारी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं कि डी इक्वल टू एम, वाई इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन आयोटा। तो यहाँ पर अल्फा क्या हो गया 0 और बीटा इज इक्वल टू हो गया एन, मतलब रूट्स हमारे किस टाइप के हैं, इमेजनरी है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई। तो ये हो जाएगा वाई सी इक्वल टू C1, क्योंकि e टू द पावर अल्फा एक्स मतलब e टू द पावर 0x, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो C1 cos nx प्लस C2 sin nx, मतलब C1 cos बीटा एक्स एंड C2 sin बीटा एक्स। यहाँ पर जो C1 C2 हैं ये क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हम क्या लिखते हैं कि लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट कंप्लीट, इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब हम लिखेंगे लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब इसमें हम इसी से हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, C1 को A से रिप्लेस करेंगे एंड C2 को B से। यहाँ पर जो C1 C2 हैं ये क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर जो C1 C2 होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, C1 को A, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू A cos nx प्लस बी साइन एन एक्स। ये इक्वेशन हमारी हो गई 3rd। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर ए एंड बी आर फंक्शन ऑफ एक्स। जब एक्स के फंक्शन है तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस टाइप से डिफ्रेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल से, मतलब ये भी डिफ्रेंशिएट होगा और ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक, अब इसमें हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमें जो सम दिया है वहाँ पर क्या चाहिए, y चाहिए और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डायरेक्ट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, हमें फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एन साइन एन एक्स, प्लस ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए ओवर डी एक्स कॉस एन एक्स, प्लस फिर बी साइन एन एक्स का क्या होगा, कॉस एन एक्स, प्लस डी बी ओवर डी एक्स साइन एन एक्स। ठीक,
यहाँ से हमको क्या करना है, ए और बी इस टाइप से चूज करना है। जैसे ही हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन को, उसके बाद डी ए ओवर डी एक्स और डी बी ओवर डी एक्स की जो भी टर्म्स आती हैं उनको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ चूजिंग ए एंड बी, नाउ चूजिंग ए एंड बी सच दैट cos nx dA over dx प्लस sin nx dB over dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ हो गई। अब जब ये वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से dy ओवर dx में ये भी 0 हो गया, ये दोनों इक्वल टू 0 हो गए। तो dy ओवर dx में क्या मिलेगा हमको, ये आ जाएगा माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस एन बी कॉस एन एक्स। ठीक, अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या निकालेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एन ए साइन एन एक्स का हो जाएगा एन कॉस एन एक्स, मतलब एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स प्लस, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस एन साइन एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसे भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे, फिर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस एन साइन एन एक्स, मतलब माइनस एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स, फिर प्लस एन कॉस एन एक्स, और बी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी बी ओवर डी एक्स। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स की ये और वाई की ये, इनको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब फर्स्ट में डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है, केवल दो ही है, वाई है और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, पुटिंग इन 1 फर्स्ट में रखेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स माइनस एन साइन एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स माइनस एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स डी बी ओवर डी एक्स, फिर प्लस एन स्क्वायर वाई है, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, a cos n x प्लस b sin n x। इक्वेशन थर्ड जो हमने माना था उसमें क्या था, y इक्वल टू a cos n x प्लस b sin n x। तो n स्क्वायर a cos n x प्लस n स्क्वायर b sin n x इक्वल टू क्या है, sec n x। राइट हैंड साइड में sec n x है, तो n स्क्वायर a प्लस का और n स्क्वायर a माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ से, एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स और माइनस का एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमको, माइनस एन साइन एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सेक एन एक्स। मतलब इस इक्वेशन हमने 5 मान लिया। ये इक्वेशन 5 हो गई डी ए ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स में, और एक इक्वेशन हमारी डी ए ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स में हमने इक्वल टू 0 लिया था, वो इक्वेशन हो गई फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं, कॉस एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स प्लस साइन एन एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। ठीक, साइड में लिख दो सेक एन एक्स, ये इक्वेशन 5। अब यहाँ से देखो, हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो यहाँ से पहले हम डी ए ओवर डी एक्स किसी को भी एलिमिनेट कर दें, तो अगर डी ए ओवर डी एक्स को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर एन साइन एन एक्स का। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉस एन एक्स और इसमें मल्टीप्लाई करें एन साइन एन एक्स, ठीक, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से डी ए ओवर डी एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, हमको डी बी ओवर डी एक्स मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस एन साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स प्लस एन कॉस स्क्वायर एन एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक एन एक्स। यहाँ पर एन साइन एन एक्स का करेंगे तो एन साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी ए ओवर डी एक्स प्लस एन साइन स्क्वायर एन एक्स डी बी ओवर डी एक्स
इक्वल टू कितना हुआ 0। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा n cos स्क्वायर nx प्लस साइन स्क्वायर nx dv ओवर dx इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पर हमने cos nx का मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी अगर मल्टीप्लाई cos nx और इसमें n sin nx, तो ये तो 0 ही है, तो 0 हो जाएगा। cos nx इंटू sec nx, ये क्या आ जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ से dv ओवर dx ये हो जाएगा 1/n। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब dv इक्वल टू कितना आएगा 1/n dx। अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा x/n प्लस c1। ठीक, तो ये b आ गया हमारा x/n प्लस c1। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से dv ओवर dx कितना है 1/n, तो यहाँ से अब हमें निकालना है dA ओवर dx। तो dA ओवर dx कैसे आएगा कि अगर हम इक्वेशन 4 में dv ओवर dx की वैल्यू रख दें तो यहाँ से dA ओवर dx निकल आएगा फ्रॉम इक्वेशन 4। किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे 4 में रखें या 5th में रखें। यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है तो हम इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos nx dA ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन nx dB ओवर dx कितना है 1/n। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा dA ओवर dx इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1/n साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा 10 nx। अगर हम यहाँ से वेरिएबल भी सेपरेट कर दें तो इस टाइप से आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये तो हम जहाँ भी करेंगे हमें सभी जगह लिखना है, तो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू और 10 nx है तो अपॉन में n आएगा, इंटीग्रेट होगा तो माइनस 1/n², मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि जो 10 का फॉर्मूला होता है वो माइनस में होता है, माइनस लॉग cos x। तो ये हो जाएगा लॉग cos x cos nx, यहाँ पर 10 nx है तो cos nx, और n अपॉन में गया तो n² हो गया, प्लस एक कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया c2। अब a और b दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन जो हमारी थर्ड थी, हमने जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिया था y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड से क्या आ जाएगा, मतलब a और b दोनों की वैल्यू हम थर्ड में रखेंगे, तो ये हो जाएगा a cos nx मतलब 1/n² log cos nx प्लस c2 cos nx प्लस b इज इक्वल टू कितना है x/n प्लस c1 sin nx। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद हम इस पर करते हैं दूसरा सम। सेकेंड सम है हमारा सॉल्व d² अपॉन dx² माइनस 6 dy ओवर dx प्लस 9y इक्वल टू e⁻³ 3x अपॉन x²। ठीक, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, क्योंकि ये जो सम है ये भी किसके लिए है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट d² अपॉन dx² का कोफिशिएंट 1 है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, मतलब d अपॉन dx को हमको क्या मानना है, d मानना है। तो क्या हो जाएगा d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू e⁻³ 3x अपॉन x²। ठीक, इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। क्या लिखेंगे हम, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी, मतलब d इक्वल टू हम m रखेंगे, y इक्वल टू 1 रखेंगे एंड rx इक्वल टू 0, मतलब m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो जब रियल और इक्वल हैं तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x e⁻³ ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट का किया था वहाँ पर किया था ये।
तो इसमें C1 और C2 क्या है, ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब हमें क्या मानना है कि जो हमारी इक्वेशन, यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है उसी से हम क्या निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब यहाँ से जो C1 है उसको हम A से रिप्लेस कर देंगे और C2 को B से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। A और B की अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या लिखेंगे, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा y इक्वल टू C1 को A से रिप्लेस किया और C2 को B से, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर 3x। ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। यहाँ पर जो a और b हैं ये किसके फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट है, ये a b x के फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर भी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, b फर्स्ट फंक्शन x सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये x का फंक्शन है और यहाँ पर तो केवल a है तो ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले इस पूरे को हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज a प्लस बी एक्स ई टू द पावर 3x, और e टू द पावर 3x का डिफरेंशियल करेंगे तो 3e टू द पावर 3x। ठीक, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा सेकंड एज इट इज, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा तो a का क्या हो जाएगा, dA ओवर dx, प्लस अब इसमें इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब b डॉट 1 x का 1 प्लस x dB ओवर dx एंड e टू द पावर 3x, यही होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो हमारे dA ओवर dx वाले टर्म्स हैं और dB ओवर dx वाले टर्म्स हैं उनको क्या करना है, हमें इक्वल टू 0 करना है। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ चूज a and b सच दैट dA ओवर dx ये है और ये है, मतलब dA अपॉन dx प्लस x dB अपॉन dx इक्वल टू 0, मतलब मल्टीप्लाई में क्या e टू द पावर 3x है, तो दोनों में रहेगा कॉमन, उससे डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन हमारी हो गई फोर्थ। तो यहाँ से जब ये दोनों 0 हो गए टर्म्स तो dy ओवर dx क्या बचेगा, dy ओवर dx में देखो e टू द पावर 3x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3bx प्लस b, 3a प्लस 3bx प्लस b, ये दोनों टर्म्स हमने इक्वल टू 0 कर दिए, क्योंकि a का डेरिवेटिव और b का डेरिवेटिव दोनों को इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि dA अपॉन dx और dB अपॉन dx में हमें एक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, e टू द पावर 3x, यहाँ भी e टू द पावर 3x, ये आ गया। अब जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो 3a प्लस 3bx प्लस b, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे 3e टू द पावर 3x प्लस, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट होगा तो कितना आएगा, 3dA ओवर dx प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3b x का हो गया 1 प्लस 3x dB ओवर dx। ठीक है, अब फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ dB ओवर dx प्लस dB ओवर dx इंटू e टू द पावर 3x, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट डिफरेंशिएट हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ टर्म 0 हो सकती है, जैसे यहाँ पर dA ओवर dx जो हमने इक्वल टू 0 किया है उसको आगे चल के भी वो 0 ही होगा, तो यहाँ पर उससे अच्छा है हम पहले ही 0 कर दें। यहाँ पर देखो dA ओवर dx प्लस x dB ओवर dx और e टू द पावर 3x, मतलब ये टर्म्स और ये टर्म्स मिलकर 0 हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर 3e टू द पावर 3x हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3bx प्लस b, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा, 9a प्लस 9bx प्लस 3b, यही आएगा, और e टू द पावर 3x इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ये टर्म्स dA ओवर dx प्लस x dB ओवर dx ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 3b प्लस dB ओवर dx इंटू e टू द पावर 3x, ये हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 4,
मतलब फोर्थ इक्वेशन से ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल टू 0 हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू dy ओवर dx की वैल्यू और d2y ओवर dx स्क्वायर, इन तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो y में भी e टू द पावर 3x आ रहा है, dy ओवर dx में भी dy ओवर dx ये वाला नहीं रखना है जो जीरो करने के बाद आता है, उसकी वैल्यू रखना है। इसमें भी e टू द पावर 3x आ रहा है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें भी e टू द पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लेंगे और तीनों वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट e टू द पावर 3x हमने कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा 9a प्लस 9bx, 9a प्लस 9bx प्लस 3b प्लस 3b कितना हो जाएगा 6b प्लस db ओवर dx। ठीक, फिर माइनस कॉमन ले लिया है हमने, अब माइनस कितना है -6 dy ओवर dx, 6 dy ओवर dx, ये कितना आएगा, या हम e टू द पावर 3x, हाँ ठीक है, माइनस dy ओवर dx, कॉमन एक साथ बाद में ले लेंगे, 3a प्लस 3bx, 3a प्लस 3bx प्लस b प्लस 9y, y कितना था a प्लस bx e टू द पावर 3x, यहाँ भी 3 e टू द पावर 3x आ रहा है। ठीक, इक्वल टू कितना है e टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसमें भी e टू द पावर 3x, इसमें भी e टू द पावर 3x और यहाँ भी e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x से e टू द पावर 3x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास 9a प्लस 9bx प्लस 6b प्लस db ओवर dx माइनस 18a माइनस 18bx माइनस 6b प्लस 9a प्लस 9bx इक्वल टू हो गया 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से 9a 9a 18a और माइनस का 18a कैंसिल हो गया, फिर 9bx 9bx 18bx माइनस 18bx ये भी कैंसिल हो गया, 6b प्लस का 6b माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से dv ओवर dx इक्वल टू कितना आ गया 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें और उसको इंटीग्रेट करें, db इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा b इक्वल टू -1/x, 1/x स्क्वायर का -1/x प्लस c1, ये b की वैल्यू आ गई। साइड में लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। अब dv ओवर dx हमारे पास क्या है 1/x स्क्वायर, dv ओवर dx की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4, इसको हम फोर्थ मान लें, जो हमने जीरो किया था, जीरो किसको किया था हमने dA ओवर dx प्लस x dB ओवर dx, इसको हमने इक्वेशन फोर्थ माना था। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम dB ओवर dx की वैल्यू रख दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा dA ओवर dx मिल जाएगा। क्या लिखेंगे हम फ्रॉम या पुटिंग द वैल्यू ऑफ dB over dx in equation 4। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन 4 क्या है हमारी dA ओवर dx प्लस x dB ओवर dx मतलब 1/x इक्वल टू 0, इसमें रखने पर क्या आ गया dA ओवर dx प्लस 1/x, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया dA अपॉन dx इक्वल टू -1/x। यहाँ से अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें और उसे इंटीग्रेट कर दें तो dA इक्वल टू -1/x dx, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये a इक्वल टू -log x प्लस c2, ये किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, और हमारा जो सॉल्यूशन हम कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेकर चले थे वो क्या था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 3x। अगर a और b दोनों की वैल्यू हम वहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a कितना है -log x प्लस c2 a प्लस बी एक्स, बी है हमारा -1/x प्लस c1
इंटू एक्स ए प्लस बी एक्स ई टू द पावर 3x। अगर इससे ज़्यादा और सॉल्व करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे और ज़्यादा सॉल्व करना है तो कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स है, फ्री टर्म्स हैं, उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होगा वो सम करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।